Morning everyone, let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our exercise 11.1 is complete. Today we will start our exercise 11.2. Convert the following into grams. Student, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन सभी यूनिट्स को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है. नाउ स्टूडेंट्स, ग्राम के लिए टेबल है. ग्राम मास की बेसिक यूनिट है. यूनिट्स किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ये ग्राम से बिगर यूनिट्स है. इन सभी में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. और डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये ग्राम्स से स्मॉलर यूनिट्स है. इन सभी में डिवाइड होगा. स्टूडेंट्स, 1 ग्राम इक्वल होगा 1 ग्राम के. डेकाग्राम इक्वल होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ग्राम के. फिर नेक्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे. हेक्टाग्राम इक्वल होगा 100 ग्राम के. फिर नेक्स्ट कॉलम में 10 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे 100 को. 1 किलोग्राम इक्वल होगा 1000 ग्राम के. सेम एज राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा. 1 डेसीग्राम इक्वल होगा 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 1/10 ग्राम. 1 सेंटीग्राम इक्वल होगा 1/10 को अगेन 10 से डिवाइड करके राइट करेंगे 1/100 ग्राम. 1 मिलीग्राम इक्वल होगा 1/100 ग्राम को 10 से डिवाइड करेंगे 1/1000 ग्राम के. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज पार्ट सी 11 डेकाग्राम. स्टूडेंट्स, इसमें हमें 1 यूनिट से गिवन है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ग्राम के अंदर. नाउ स्टूडेंट्स, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 10 ग्राम के. स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आप टेबल से राइट कर सकते हैं. नाउ 11 डेकाग्राम, डेकाग्राम ग्राम से बिगर यूनिट है. स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई 10 ग्राम. 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया 110 ग्राम. I think students you understand. Now we do next part. 570 centigram. 1 centigram is equal to 1/10 ग्राम के. ग्राम से स्मॉलर यूनिट है. स्टूडेंट्स, इसके अंदर डिवाइड होगा. 570 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 570 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम. नाउ 570 को 100 से डिवाइड किया तब क्या आया, 5.70 ग्राम. Now we do next part, part L. Now part L 12 ग्राम 7 डेसीग्राम. स्टूडेंट्स, इसमें 2 यूनिट्स गिवन है, इनको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है. लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट ग्राम ऑलरेडी ग्राम के अंदर है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. डेसीग्राम है, उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर. 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम. ये वैल्यू स्टूडेंट्स आप टेबल से राइट कर सकते हैं. नाउ 12 ग्राम 7 डेसीग्राम इज इक्वल टू 12 ग्राम सेम प्लस 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से. 7/10 ग्राम. 12 ग्राम प्लस 7 को 10 से डिवाइड किया 0.7 ग्राम. नाउ ऐड 12.7 ग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट एम 16 सेंटीग्राम 6 मिलीग्राम. स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 यूनिट्स गिवन है. 1 यूनिट है सेंटीग्राम, सेकंड यूनिट है मिलीग्राम. इनको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है. 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1/100 ग्राम. एंड 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है, 1/1000 ग्राम के. नाउ 16 सेंटीग्राम 6 मिलीग्राम इक्वल होगा 16 के साथ क्या राइट किया हुआ है, सेंटीग्राम. तो यहाँ पे सेंटीग्राम की वैल्यू से डिवाइड करेंगे. 16/100 ग्राम प्लस नेक्स्ट 6 मिलीग्राम 6/1000 ग्राम. नेक्स्ट में स्टूडेंट 16 को 100 से डिवाइड किया तब क्या है, 0.16 ग्राम प्लस 6 को 1000 से डिवाइड किया 0.006 ग्राम. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.166 ग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ओ. पार्ट ओ में हमें गिवन है 2 kg 36 मिलीग्राम. 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के और 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 1/1000 ग्राम के. केजी ग्राम से बिगर यूनिट है, उसमें मल्टीप्लाई होगा. और मिलीग्राम ग्राम से स्मॉलर यूनिट है, तो स्टूडेंट्स उसमें डिवाइड होगा. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 ग्राम से. 36 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम. 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000 ग्राम प्लस 36 को 1000 से डिवाइड किया 0.036 ग्राम. नाउ वी ऐड 2000.036 ग्राम. पार्ट एच. पार्ट एच में गिवन है 3 kg 3 हेक्टाग्राम. 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के और 1 हेक्टाग्राम इक्वल होता है 100 ग्राम के. स्टूडेंट्स, ये दोनों यूनिट बिगर यूनिट है, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा. नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 3 हेक्टाग्राम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम. 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 3000 ग्राम प्लस 3 को 100 ग्राम से मल्टीप्लाई किया 300 ग्राम. नाउ वी ऐड 3000 प्लस 300 3300 ग्राम. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड.
So you can easily do remaining parts of question number first. Friends, you do complete question number first in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you, students. Have a nice day. Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 7. Dear students, in our chapter number 7, the freezed zone, we discuss the introduction of the freezed zone and the location. Today we will read the climate of the freezed zone. The northern and southern freezed zone receive slanting rays of the sun. They are far away from equator. जो नॉर्दर्न और साउदर्न फ्रीज्ड जोन है, ये दोनों सन की तिरछी रेज को रिसीव करते हैं क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत अधिक दूरी पर हैं. Because of the tilting of the earth on its axis, the polar region have a peculiarity कि हमारी अर्थ के अपने ही अक्ष पर झुके हुए होने के कारण जो फ्रीज्ड जोन है या पोलर रीजन जो एरिया है वो पिक्वेलिटी है, यानी कि सबसे अलग है. इन समर देयर इज कॉन्टीन्यूसली डे लाइट एंड देयर इज कॉन्टीन्यूस डार्कनेस इन विंटर. समर के सीजन में, गर्मी के समय में यहाँ पर परमानेंटली यानी कि कॉन्टीन्यूसली वो लाइटिंग रहती है. एंड जो विंटर सीजन है उसके अंदर यहाँ पर कंप्लीटली अंधेरा रहता है, कॉन्टीन्यूसली डार्कनेस रहती है. इन जून वैन द नॉर्दर्न फ्रीज जोन रिसीव कॉन्टीन्यूसली लाइट. जून के समय में जो नॉर्दर्न फ्रीज जोन है वो हमेशा रोशनी रिसीव करता है. द साउदर्न फ्रीज जोन हैज़ कॉन्टीन्यूस डार्कनेस. और उस समय जो साउदर्न फ्रीज जोन है वो कैसे रहता है, कंप्लीटली कॉन्टीन्यूसली डार्कनेस में रहता है. द सिचुएशन रिसीव रिवर्स इन दिसंबर. ये सिचुएशन जो है वो दिसंबर में उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है. जो जून में यहाँ पर डे लाइट रहती है वो दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फेयर में डे लाइट रहती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कंप्लीटली डार्कनेस रहती है, नॉर्दर्न फ्रीज जोन में. इन फ्रीज जोन विंटर आर वेरी सेवर एंड टेम्परेचर में ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस. विंटर के समय में क्या हो जाता है कि जो ये रीजन है फ्रीज जोन का, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जहाँ पर जो टेम्परेचर और कंडीशन है वो कैसी हो जाती है, सख्त हो जाती है, सेवर हो जाती है, यानी कि बहुत अधिक ठंड हो जाती है. सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है. इन समर मोस्ट ऑफ द प्लेस हैव टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस, बट समटाइम इट इज़ मे राइज टू 12 डिग्री सेल्सियस. गर्मी के समय में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो कई स्थानों पर क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ स्थानों पर 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहता है, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस रहता है. लेकिन कई स्थानों पर कई बार बहुत थोड़ा हाई टेम्परेचर चला जाता है, तब हो जाता है 12 डिग्री सेल्सियस. द समर सीजन हार्डली एक्सटेंड्स फ्रॉम 2-3 मंथ्स. यहाँ पर गर्मी का मौसम अधिक से अधिक 2 या 3 महीने हो रहता है. हेयर रेनफॉल मैनी रेंज फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर इन ए ईयर. यहाँ पर क्या होता है कि जो बारिश है वो 15 से 30 सेंटीमीटर पूरे साल में होती है. ड्यूरिंग समर ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस break off from the main mass of ice and float into the ocean. गर्मी के समय में क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो बर्फ़ की चट्टानें हैं, आइस ब्लॉक्स हैं, वो टूट कर अपनी मेन शाखा से टूटकर कहाँ चली जाती है, ओशियन के अंदर गिर जाती है. दीज आर नोन एज आइस ब्रिज. इनको किस नाम से जाना जाता है, आइस ब्रिज के नाम से जाना जाता है. बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ के नाम से जाना जाता है. आइस ब्लॉक्स होते हैं ये, जिन्हें बर्फ़ के शिलाखंड भी कहा जाता है. एट टाइम द स्काई इज लाइट अप ए. कई बार क्या होता है प्रकृति के कारण द स्काई इज लिट अप एरोरा बोरेलिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द एरोरा ऑस्ट्रेलिस इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. जो स्काई है हमारा वो प्राकृतिक घटनाओं के कारण कई बार साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है और कभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उषाकाल होता है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस समय उषाकाल होता है, यानी कि रोशनी का समय होता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में उस समय डार्कनेस का होता है.
These are naturally occurring bright light which are usually observed at night in the polar region. एक प्राकृतिक जो ब्राइट लाइट है जो पोलर रीजन के अंदर देखी जाती है रात के समय में, वो दे आर कोज्ड बाय द कोल्यूशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये किसके कारण होता है कि अर्थ का और एटमॉस्फेयर का जो एक दूसरे के साथ मिली भगत जिसे हम बोल सकते हैं। कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिला जुला हुआ जो रूप है, उसके कारण नेचुरली पोलर रीजन के अंदर ब्राइटनेस होती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट योर सेल्फ। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के लिए एक वर्ड का आंसर देना है। एरिया नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल विच आर परमानेंटली कवर्ड विद आइस। एरिया जो नॉर्थ और साउथ पोल के पास होता है, जो परमानेंटली आइस से कवर्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रीज्ड जोन। FRIZGID, फ्रीज्ड जोन, ZONE। सेकेंड इज कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट विच रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट जो पूरे साल जमा हुआ रहता है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। ANTARCTICA। नेक्स्ट इज ए लेयर ऑफ फ्रोजन सोइल दैट लाइज अंडर द रॉक्स टॉप सोइल। एक लेयर जमी हुई सोइल की जिसके अंदर रॉक्स की टॉप सोइल पाई जाती है, वो क्या है? ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोमोफ्रोस्ट बोलते हैं। PERMA, प्रमा फ्रोस्ट, FORST। नेक्स्ट फोर्थ इज ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस दैट बार्क एंड फ्लोट ऑन ओशियन। बड़ी बड़ी आइस की चट्टानें और जो टूट कर ओशियंस के अंदर गिर जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग्स कहते हैं। ICE, आइस, BERGS, बर्ग्स। So dear students, I hope you understand. Thank you. You read this chapter 2 times. Thank you. Students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of 5th class English reader. In our last video, we have read chapter number 12, Uncle Sam's World of Magical Clocks. अंकल सैम की जादुई घड़ियों का संसार। हाफ चैप्टर रीड कर चुके थे बेटा, एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। A puppy clock licked his face 7 times. जो पपी क्लॉक था उसने अंकल सैम का जो चेहरा था वो 7 टाइम्स 7 बार क्या किया था? चाटा था। This time he woke with a start. Aha, he said, stretching. I see by my clocks that it's 7 o'clock in the morning, time to get up. उसने जब वह जागा तो उसने आ भरी और अंगड़ाई लेते हुए कहा कि यह मैंने देखा कि मेरी घड़ी में कितने 7 o'clock थे सुबह के, जो कि मेरे उठने का समय। देन ही सा हिज ग्रैंड डॉटर, और उसने फिर अपनी पोती को देखा। किसको? CB। यू आर राइट ऑन टाइम, और कहा कि तुम सही समय पर हो। कम ऑन इन, यहाँ आओ अंदर। एंड व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट वॉज, और यहाँ देखो कि यह कितना सुंदर स्थान था। देयर वर स्माइलिंग सनफ्लावर क्लॉक्स, वहाँ पर जो स्माइल करती हुई सनफ्लावर क्लॉक थी। एंड ओल्ड ग्रैंडफादर्स क्लॉक विद विस्कर्स एंड व्रिंकल्स, और जो ग्रैंडफादर की जो अदर क्लॉक्स थी वो कैसी थी? जिनकी मूछें थी और झुर्रियाँ। देयर वर क्लॉक्स दैट स्वेप्ट, वहाँ पर जो क्लॉक थी वो बिखरी हुई थी। एंड क्लॉक्स दैट स्नीज्ड, और छींकने वाली घड़ियाँ भी वहाँ पर थी। देयर वर क्लॉक्स दैट वर यूज एंड क्लॉक्स दैट फिट ऑन द हेड ऑफ अ पिन, वहाँ पर बड़ी घड़ियाँ भी थी और ऐसी घड़ियाँ भी थी जो सिर पर एक पिन की तरह से फिट हो जाती थी। CB stepped into the magical cottage, जो CB थी वो मैजिकल जो जादुई घड़ी वाली जो कॉटेज थी उसमें ठहर गई। They were in the kitchen, अब वो कहाँ थे? किचन में। Where clocks were cooking breakfast, जहाँ पर घड़ियाँ क्या बना रही थी? ब्रेकफास्ट। How do they know when to make breakfast? asked CB. CB ने पूछा कि वो कैसे जानती है ब्रेकफास्ट बनाना। ओह, दे नो दैट आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, सेट ग्रैंडपा सैम। ग्रैंडपा सैम ने कहा कि
ओह, ये जानती है क्या कि मैं हमेशा 8 o'clock पर क्या करता हूँ? ब्रेकफास्ट। These clocks tell time as well as they cook. और वो जैसे खाना पकाती है वैसे टाइम भी बताती है। I wish I could tell time. साई सीबी। सीबी ने आ भरते हुए कहा, काश मैं भी ये कर सकती कि समय भी बता सकती। एंड सो यू वी विल सेड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा सैम ने कहा कि तुम भी ऐसा कर सकती हो। आई हैव प्लान एन एक्स्ट्रा स्पेशल डे। मेरे पास एक स्पेशल दिन के लिए तुम्हारे लिए क्या है? प्लान है। टुडे इज सीबी लर्न्स टू टेल टाइम डे। आज सीबी को क्या सिखाने का दिन था? टाइम। आफ्टर ब्रेकफास्ट ग्रैंडपा सैम सेड। ब्रेकफास्ट करने के बाद ग्रैंडपा सैम ने कहा, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड्स, मिनट एंड आवर्स। आओ किसके बारे में बातचीत करते हैं? सेकंड, मिनट और घंटों के बारे में। हेयर चिंपो टू हेल्प अस। यहाँ पर कौन था उनकी हेल्प करने के लिए? चिंपो। आ चिंपैंजी जंप्ड इनटू हिज आर्म्स। और वो कूद कर उसकी गोद में बैठ जाता है। चिंपो नो दैट सेइंग चिंपैंजी टेक्स अबाउट 1 second, said ग्रैंडपा सैम। ग्रैंडपा सैम ने क्या कहा कि चिंपो जानता है कि चिंपैंजी कहने में कितना सेकंड लगता है? 1 second। नाउ इफ इट टेक्स 1 second टू से चिंपैंजी वंस, हाउ लॉन्ग इज 3 seconds। उसने कहा कि अब यदि वह 1 सेकंड का टाइम एक बार कहने में लेता है चिंपैंजी, तो बताओ 3 seconds में कितना? तो दैट्स इजी, सेड सीबी। सीबी ने कहा यह तो आसान है। इट टेक्स 3 seconds टू से चिंपैंजी 3 times ही है। 3 बार चिंपैंजी कहने में 3 second लेगा। चिंपैंजी, चिंपैंजी और चिंपैंजी, तो ये उन्होंने 3 बार बोला। यू आर अ फास्ट लर्नर। फिर दादाजी बीम्ड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक तेज सीखने वाली हो। नाउ ही वेंट ऑन, इफ यू से चिंपैंजी 60 times, दैट्स मिनट। उन्होंने कहा जाते हुए कि यदि अब तुम कितनी टाइम्स? 60 times क्या बोलोगे चिंपैंजी, तो क्या होगा यहाँ? एक मिनट। हेयर्स अ क्लॉक विद 60 चिंपैंजी। और उसमें क्या 60 times क्लॉक के अंदर क्या बोलोगे? चिंपैंजी। पॉइंट टू ईच वन एंड से चिंपैंजी। और अपने पॉइंट को नोट करना, हर बार एक क्या होगा? चिंपैंजी बोलोगे तब। व्हेन यू आर डन, जब तुम इसे कंप्लीट कर लोगे, अबाउट अ मिनट विल हैव गॉन बाई, तो हर बार 1 मिनट चलता जाएगा। अ मिनट फील्स अ लॉट लॉन्गर देन आई थॉट इट वुड, सैड सीबी व्हेन सी फिनिश्ड। अब अ मिनट फील्स अ लॉट लॉन्गर, अब मिनट क्या होगा? और भी उससे बड़ा। देन आई थॉट इट वुड बी, जितना वो हो सकता है, सैड सीबी। सीबी ने कहा व्हेन सी फिनिश, जब मैं इसे फिनिश करूंगी। एन आवर इज इवन लॉन्गर सॉरी, तो 1 घंटा और भी लंबा होगा, सैड सैम। सैम ने कहा इट टेक्स 1 hour फॉर चिंपो टू वॉच हिज फेवरेट टेलीविजन शो, राइट चिंपो। तो जो ग्रैंडपा सैम है उन्होंने कहा कि जो आवर्स होता है वो और भी लंबा होगा, जैसे कि जो चिंपो है वो अपना जो फेवरेट टेलीविजन शो है उसको देखने के लिए क्या लेता है? 1 घंटे का समय। तो उन्होंने उनसे कहा राइट चिंपो। ई क्राइड चिंपो। चिंपो ने कहा कि सही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस चैप्टर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे पाठ 12, खेल खेल में मुहावरे सीखो। बच्चों, आधुनिक समय में अपनी बात को कहने में वही निपुण माना जाता है जो प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रस्तुत करता है। मुहावरों के प्रयोग से विचार प्रभावशाली हो जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि मुहावरा किसे कहते हैं। जब किसी शब्द समूह का सामान्य अर्थ न लेकर उसका विशेष अर्थ लिया जाता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। यह एक वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है। इसका प्रयोग करते समय इसके पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों से बदल नहीं सकते।
इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कविता में लय व तुकबंदी के लिए कुछ शब्दों को बदल दिया जाता है। आइए अब कविता पढ़ें तथा अनेक मुहावरे सीखें। गुड़ का गोबर तुम कभी करो मत, सीखो हार गले का बनना। इसका मतलब है, गुड़ का गोबर करने का मतलब है बात को बिगाड़ देना। ये कह रहे दूसरों की बात को मतलब कभी भी बिगाड़ो मत, सबका प्यारा बनना सीखो, गले का हार बनना, सबका प्रिय बनना। खाओ आम मज़े से लेकिन बच्चों कभी पेड़ मत गिनना। इसका मतलब है कि आम खाओ, पेड़ न गिनने का मतलब होता है खाओ आम मज़े से लेकिन बच्चों कभी पेड़ मत गिनना, यानी हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, बेकार के काम में नहीं पड़ना चाहिए। एक पंथ दो काज कर सको तब तो तुमको है क्या कहना। है कह रहे अगर एक ही काम में अगर दुगना तुम लाभ प्राप्त कर सको तो इसका बराबर तो कोई बात ही नहीं है। रहती है चांदनी 4 दिन फिर पड़ता है तब में रहना। ये कह रहे जो सुख है वो तो कुछ समय के लिए ही रहता है और फिर जीवन में फिर निराशा छा जाती है, इसलिए हमेशा ही सुख के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मारो सांप न तोड़ो लाठी। ये कह रहे जो मुसीबत की जड़ उसी को समाप्त करना चाहिए। आसमान सिर पर न उठाओ और कभी भी अत्यधिक शोर नहीं मचाना चाहिए। आँख दिखाओ नहीं किसी को, वाणी से अमृत बरसाओ। किसी को भी आँख दिखाने का मतलब होता है हमें कभी भी किसी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। वाणी से अमृत बरसाओ मतलब कि हमेशा सबको मीठा बोलना चाहिए। आँख दिखाओ नहीं किसी से, वाणी से अमृत बरसाओ, यानी कि किसी पर भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमेशा सबको मीठा बोलना चाहिए। बनो आँख के तारे प्यारे, धूल आँखों में मत झोंको। ये कह रहे सभी की आँखों के तारे यानी सभी के प्रिय बनो, दूसरों को धोखा मत दो। अंधे की लकड़ी बनकर तुम चाहे कितनी कीर्ति कमा लो। ये कह रही है कि किसी का सहारा बनकर तुम जीवन में प्रसिद्धि पा सकते हो। कभी थूक कर मत चाटो तुम, छोड़ो तिल का ताड़ बनाना। कभी थूक कर मत चाटो का मतलब है कि कभी भी अपने वचन से फिरना नहीं चाहिए। छोड़ो तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, उसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। दांत करो दुश्मन के खट्टे, छोड़ो रण में पीठ दिखाना। हमेशा दुश्मन को क्या हराने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी कायरता नहीं दिखानी चाहिए। छोड़ रण में पीठ दिखाना मतलब कि कायरता दिखाना, यानी कभी भी युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं भागना चाहिए, कायरता नहीं दिखानी चाहिए। सोने की सुगंध पहचानो, सूरज को दीपक न दिखाओ। ये कह रहे हैं हर जो पीली दिखने वाली चीज़ है वो सोना नहीं होती, और जो है सोने की सुगंध पहचानो, सोने को उसके गुण से पहचानना चाहिए। हर पीले दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती। सूरज को दीपक न दिखाओ, सूरज मतलब किसी विद्वान व्यक्ति को ज्ञान की बात नहीं बतानी चाहिए। लोहा लोहर कठिनाई से, किसी भी कठिनाई से, किसी भी मुश्किल से, लोहा लोहर कठिनाई से नित लोहे के चने चबाओ। ये कह रहा है हमें किसी भी मुश्किल का डटकर मुकाबला करना चाहिए और नित लोहे के चने चबाओ, यानी कि जो मुश्किल है उसको हमेशा, और नित लोहे के चने चबाओ का मतलब होता है कि हमेशा कठिन जो कार्य है, मुश्किल कार्य को करने की उसको कोशिश करनी चाहिए और कठिनाई से हार नहीं माननी चाहिए। त्यागो बातें बहुत बनाना, बच्चों मानो बात हमारी। कह रहे अत्यधिक बातें नहीं बनानी चाहिए। लोग हंसेंगे अगर करोगे दो नावों पर कभी सवारी। ये कह रहे लोग जो है तुम पर हंसेंगे अगर तुम अपनी एक मंजिल नहीं बनाओगे, एक लक्ष्य अपना निर्धारित नहीं करोगे, और जब तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे तो लोग तुम पर हंसेंगे।
सो न घोड़े बीच हमेशा घर में घी के दीप जलाओ। ये कह रहे हमेशा निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होती है, घर में खुशी के दीप जलाने का मतलब होता है घर में खुशियाँ आना। अगर आप निश्चिंत होकर सोओगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो क्या होगा, घर में खुशी नहीं आएगी। इसलिए घोड़े बेचकर नहीं सोना चाहिए, यानी निश्चिंत होकर नहीं सोना चाहिए, और उसी से घर में खुशियाँ फैलती हैं। आँखों से मत गिरो किसी के, कि किसी की नज़रों में अपने सम्मान को, अपनी इज्जत को ख़त्म मत करो। निर्बल के बलराम कहा, वो जो निर्बल है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके बलराम, यानी कि सहारे बनो। कोई तुम्हें चिढ़ाता है तो क्यों होते हो आग वो बुलाए। कह रहे हैं अगर कोई तुम्हें चिढ़ाता है तो उस पर क्रोधित मत हो, उस पर गुस्सा मत करो। जो ऐसा करता है वह है वास्तव में अपना पथ भूला, और जो दूसरों के चिढ़ाने से क्रोधित होता है वह वास्तव में अपने लक्ष्य को भूल गया है। करो भरोसा अपने श्रम का, बच्चों कभी न मांगो भिक्षा। यहाँ कहा जा रहा है कि हमेशा परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए, कभी भी दूसरों से मांगना नहीं चाहिए। कान खड़े कर सुनो नसीहत, ले लो मुहावरों से शिक्षा। ये कह रहा है कि ध्यान से इस शिक्षा को, इस नसीहत को सुनो और मुहावरों से यह शिक्षा ले लो कि हमेशा परिश्रम पर भरोसा रखो, दूसरों से मांगने पर नहीं। तो बच्चों, ये जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया है आप सभी के समझ में आ गया होगा। फिर भी ये जो मुहावरे इसमें दिए गए हैं उनको एक बार फिर से आपको ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter 5. Today we will read remaining chapter. Let's start. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेंस ऑर्गन, जैसे कि आइज़ के बारे में, केयर ऑफ द आइज़। अब हम स्टडी करेंगे ईयर्स। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। ईयर्स किस में हेल्प करते हैं? हियर, सुनने में। द साउंड्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ साउंड्स, आवाज़ होती है उसको। एंड आल्सो मेंटेन आवर बैलेंस, और क्या करते हैं? मेंटेन बैलेंस करते हैं। किसका? हमारी बॉडी का। केयर ऑफ द ईयर्स, हम ईयर्स की, कान की कैसे देखभाल कर सकते हैं? डू नॉट प्रिक शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प मतलब नुकीला। डू नॉट प्रिक शार्प ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स, हमें कोई भी नुकीला ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट अपने कानों में नहीं देना चाहिए। इट माइट डैमेज द ईयर्स, इससे क्या होगा, जो हमारे ईयर्स है वो डैमेज हो जाएगा। डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स, हमें कानों में पानी भी नहीं डालना चाहिए या पानी नहीं जाना चाहिए। यूज़ ए ड्राई टॉवल टू क्लीन दैम, कानों को साफ करने के लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए? ड्राई टॉवल का। अब आता है नोज़। नोज़ इज़ अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑन आवर फेस, जो नोज़ है वो क्या है? हमारे फेस का प्रोमिनेंट पार्ट है। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू द नोज़, हम नोज़ से क्या करते हैं? सांस लेते हैं और स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। देयर आर नर्व एंडिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज़, जो नर्व होती है वो कहाँ ख़त्म होती है? अपर पार्ट ऑफ द नोज़, जो नोज़ का अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, उससे ख़त्म होती है। व्हेन वी हैव कोल्ड, जब हमें जुकाम होता है, दे गेट ब्लॉक्ड, जो अपर नर्व होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक। एंड वी आर अनेबल टू स्मेल, और क्या हो जाते हैं? हम सूंघने की जो हमारी क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? अनेबल हो जाती है, हम सूंघ नहीं पाते किसी भी चीज़ को। देयर आर टीनी हेयर इनसाइड द नोज़, जो हमारे नोज़ होते हैं उसमें क्या होते हैं? टीनी हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं। विच प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इन आवर नोज़। केयर ऑफ द नोज़, अब हम अपने नाक की कैसे देखभाल कर सकते हैं? ब्लो योर नोज़ टू कीप इट क्लीन, हमें क्या करना चाहिए? नोज़ को साफ रखना चाहिए। डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर नोज़, हमें नाक में क्या नहीं देना चाहिए? शार्प ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए। डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और कुछ हमें कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए? ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि अनुलोम विलोम करना चाहिए। अब है टंग। टंग भी क्या है? ये सेंस ऑर्गन है। द टंग अनेबल्स अस टू टेस्ट द फूड एंड हेल्प अस टू स्पीक, जो जीभ है हमारी वो किस में हेल्प करती है? टेस्ट करने में किसी भी चीज़ को, फूड को। एंड हेल्प अस टू स्पीक, और बोलने में भी मदद करती है। देयर आर टीनी सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑन द टंग कॉल्ड टेस्ट बड, जो हमारी
टंग है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बड, विच हेल्प अस टू डिस्टिंगाइज द डिफरेंट टेस्ट, जो किस में हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को, फूड को टेस्ट करने में। जैसे कि स्वीट, कोई फूड भोजन मीठा है, शोर है, खट्टा है, साल्टी नमकीन है, या फिर बिटर कड़वा है। अब आता है केयर ऑफ द टंग, हम अपनी जीभ की कैसे देखभाल कर सकते हैं। क्लीन योर टंग, हमें अपनी जीभ को साफ करने के लिए विद अ टंग क्लीनर, किसका यूज़ करना चाहिए, टंग क्लीनर का। व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब हम अपने दांतों को क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, तब हमें अपने जीभ की भी सफाई करनी चाहिए, किससे, टंग क्लीनर से। अब है स्किन, द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। जो हमारी स्किन की क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। जो हमारी बॉडी है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्किन। देयर आर टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, टीनी टीनी छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, विच हेल्प्स द बॉडी वेस्ट टू कम आउट। जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो किसके रूप में आता है बाहर, फिर स्वेट, पसीने के रूप में आता है। द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारी स्किन है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन एटसेट्रा। इट हेल्प अस टू फील द हार्ट, ये जो स्किन है किस में हेल्प करती है, फील द हीट, जैसे कि गर्मी को फील कराती है, कोल्ड सर्दी है, या फिर पेन है कहीं दर्द हो रहा में। अब है केयर ऑफ द स्किन, हम स्किन की कैसे देखभाल कर सकते हैं। टेक ए बाथ रेगुलरली विद सोप एंड क्लीन वाटर टू रिमूव द डर्ट, हमें क्या करना चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए विद सोप, साबुन से, एंड साफ पानी से नहाना चाहिए, टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो डर्ट है उसको रिमूव करने के लिए हमें डेली स्नान करना चाहिए साबुन से और साफ पानी से नहाना चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर, सर्दियों में किस कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, डार्क कलर क्लोथ्स, एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, और लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए गर्मियों में। यूज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ़ देयर इज़ अ कट ऑन स्क्रैच ऑन द स्किन, हमें किसका यूज़ करने चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करना चाहिए। यदि हमारी स्किन को क्या हो जाए, कहीं से कट जाए या फिर स्क्रैच हो जाए तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम का। रुक एक मिनट। अब है ग्लोसरी, फीमर, थाई बोन द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। फीमर क्या है, ये थाई बोन है, ये और क्या है, सबसे बड़ी बोन है हमारी बॉडी में, कौन सी, फीमर। अब है बोन मैरो, सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस इन द बोन, जो हमारी बोन होती है उसमें क्या होता है, ये सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। रिब केज, केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट, जो बोन्स होती है चेस्ट के अराउंड उसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज, पसलिया। अब है रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होते हैं। मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था, इफ़ वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी विदड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली, दिस इज एग्जांपल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। अब आता है टेंडन्स, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच अटैच मसल्स टू द बोन्स। टेंडन्स क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है, किससे अटैच होता है, ये मसल्स से टू द बोन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स। Thank you student, I hope you understand. You also read this chapter. Thanks.